Okay, in our last session, we have started the topic of the communication of offer and acceptance. Up to the point we have gone through that effective communication of the offer and acceptance is very necessary for the creation of a valid contract. Okay, we have discussed that when parties are face to face, there will be no problem about the communication, because communication of the offer as well communication of the acceptance will be instantaneous. अगर हम एक दूसरे के सामने तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इमीडिएटली हो जाएगा, और इमीडिएटली ऑफर हो गई उसका इमीडिएटली एक्सेप्टेंस हो गया तो वहां पे रिवोकेशन का सवाल ही नहीं आएगा, राइट। तो प्रॉब्लम अराइज होता है अगर हम डिस्टेंस पे हैं और हम हमारा कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, पोस्ट ऐसे मेथड से करें तो वहां पे कम्युनिकेशन का क्या होगा, वहां पे सवाल अराइज हो जाएगा। नाउ we discussed the communication of the offer exactly कौन से moment पे होता है, the moment the offer reaches to the person whom it is made, or the moment the offer comes within the knowledge of the person to whom it is made, offer is set to communicated। हमने डिस्कस किया। ओके, we discuss कि दो पॉइंट डिस्कस करने हैं। अगर समझो टेलीफोन, टेलेक्स, ईमेल ऐसे मेथड से भेजा है तो when offer comes to the knowledge of the person to whom it is made, the offer will be said to be communicated। and अगर offer post से किए तो when letter of offer reaches to the person whom it is made, okay, the offer is said to be communicated, right। then हमने डिस्कस किया communication of the acceptance bilateral है, हाँ क्योंकि वहां पे हमें दो रूल डिस्कस करने, एक्सेप्टर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा और ऑफरर के एंगल से एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर कब कंप्लीट होगा। ये दो पॉइंट हमें क्या करने थे वहां पर डिस्कस करने थे, राइट। सो अगेंस्ट द प्रपोजर एक अलग पॉइंट है एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या है वहां पे अलग पॉइंट हमें डिस्कस करना है, राइट। हाँ, तो हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था, याद है आपको, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस वाला रूल क्रॉस है। क्रॉस मतलब जैसे ही एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल देता है वो ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाता है, और जैसे एक्सेप्टेंस ऑफरर को रीच हो जाता है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है वहां पे। नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव स्टार्टेड modes of the acceptance में हमने डिस्कस किए थे। okay, we can give the acceptance by words, right। हाँ, that words may be oral or written। we can give the acceptance by conduct, जैसे कि वेजिंग मशीन में रुपए डालना मतलब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो गया। फिक्स रूट बस के अंदर चढ़ना मतलब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो गया। हाँ, एटीएम मशीन का यूज करना मतलब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो गया। देन इवन वी कैन गिव द एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। ओके, जैसे कि somebody has taken a money from you and he offered you not to file the suit against him and he will pay back the money। okay, तो आपने सूट नहीं फाइल की मतलब भी आपने उसके ऑफर को क्या कर लिया, वहां पे एक्सेप्टेंस कर दिया। तो एक्सेप्टेंस बाय क्या हो सकता है, ओमिशन भी वहां पे हो सकता है। हाँ, एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी वर ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे हम थे कि समझो वो एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाला हुआ है और हाँ किसी वजह से वो एक्सेप्टेंस डिलेड हो गया पोस्ट की गलती की वजह से या समथिंग ऐसे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस पॉइंट पे हम लोग क्या होता है वहां पे लास्ट लेक्चर में थे, वही से हम लोग क्या करते हैं आगे आप कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स सी, देखो क्या गया। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर sent by the post, the communication of the acceptance will complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted। अगर एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट दिया है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली कौन से मूवमेंट पे होगा बोलो, दोनों के एंगल से अलग अलग होगा, राइट। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। क्रॉस याद रखना है ना, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दिया वो प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा बोलो, जैसे ही एक्सेप्टर उसको पोस्ट में डाल देगा प्रपोजर के अगेंस्ट वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही प्रपोजर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा एक्सेप्टर के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, as against the proposer when letter of acceptance is posted and as against the acceptor when the letter reaches to the proposer। okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो मेन एग्जांपल उस दिन लिया होता है, यू रिमेम्बर, और मेन एग्जांपल वाज क्या था, ए ने बी को लेटर भेजा, हाँ 10th को, हाँ, एंड वो लेटर बी को मिला 12th को। ओके, तो लेटर ऑफ ऑफर बी को कब मिला बोलो, 12th को,
एंड अब बी 2 दिन सोचता है और 14th को एक्सेप्टेंस उसका वो क्या कर देता, पोस्ट में डाल देता. ओके, now B accept the A's proposal and sends his acceptance by the post on the 14th. Now the communication of acceptance against the A कब complete होगा, A के against कब complete होगा, मतलब प्रपोजर के against. हाँ, क्रॉस जैसे ही एक्सेप्टर उसको पोस्ट में डाल देता है, जैसे ही एक्सेप्टर क्या कर रहा है, उसको पोस्ट में डाल रहा है, एक्सेप्टर ने पोस्ट के अंदर उसको एक्सेप्टेंस को डाल दिया. हाँ, वैसे वो किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, बोलो प्रपोजर के अगेंस्ट. हाँ, और जैसे ही वो प्रपोजर को मिल गया, किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बोलो एक्सेप्टर के अगेंस्ट. हाँ, नाउ ए सो द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ए मतलब प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, जैसे एक्सेप्टर ने उसको पोस्ट में डाल दिया. ओके, A is complete on the 14th, that is when the letter is posted, and as against the B the acceptance will complete when the letter reaches to the A. हाँ, और B के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, मतलब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, जब प्रपोजर को वो लेटर मिल गया. हाँ, नाउ हियर A is the proposer will be bound by the B's acceptance. हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्टेड पॉइंट हमें आ रहा है, जिसपे हमें केस स्टडी भी अलग से आ सकता है. हाँ, A the proposer, हमारे इस एग्जांपल वाला जो ये प्रपोजर है ना, प्रपोजर will be bound by the B's acceptance. हाँ, प्रपोजर क्या हो जाएगा, बोलो B के एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है, बताओ, लॉ कहता है कि जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दिया, जैसे ही बी ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दिया, एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, ए के अगेंस्ट. हाँ, अब समझो ये जो लेटर बी किसको भेज रहा था, एक्सेप्टेंस लेटर ए को भेज रहा था, ये इन बिटवीन ट्रांजिट में कहीं पे घूम गया. हाँ, या डिले हो गया, तो भी स्टिल ये एक्सेप्टेंस किस पे बाइंडिंग रहेगा, बोलो ये एक्सेप्टेंस बाइंडिंग रहेगा यहाँ पे प्रपोजर पे, क्योंकि प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस द मोमेंट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, वैसे ही उसी मोमेंट वो एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, बोलो ए के अगेंस्ट वहां पे कंप्लीट हो गया. हाँ, the golden rule is a proposer become bound by the contract the moment acceptor has posted the letter. हाँ, जैसे ही एक्सेप्टर ने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कर दिया था, पोस्ट कर दिया था, वैसे ही वो एक्सेप्टेंस प्रपोजल पे क्या हो गया था, बोलो बाउंड वहां पे हो गया था. बट इट्स नेसेसरी द लेटर. हाँ, लेकिन वापस एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बट पॉइंट आता है. हाँ, और इम्पोर्टेंट बट पॉइंट क्या था, देखो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर ने डाला था वो प्रॉपरली एड्रेस्ड एंड प्रॉपरली स्टैम्प्ड चाहिए. उसने बेसिकली एड्रेस ही गलत डाला था, या उसने उस पर स्टैम्प मतलब पता है ना, वो पोस्ट से जब हम कोई भी चीज भेजते हैं तो उस पर पोस्टल स्टैम्प पड़ता है, देखो. हाँ, तो वो जो पोस्ट का टिकट लगता है वो करेक्टली एडिक्वेटली चाहिए. आपको पता है लेटर के वजन पे डिपेंड होता है कि कितना उस पर स्टैम्प लगाना है. तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पोस्ट में कहीं पे मिसप्लेस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डिलेड हो जाता है, स्टिल वो एक्सेप्टेंस प्रपोजल पे क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल देता है वो किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, बोलो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया. हाँ, बट उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बोलो, कि वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था वो करेक्टली एड्रेस चाहिए, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड चाहिए एंड ड्यूली पोस्टेड चाहिए. हाँ, in such an event the loss of the letter in a transit, wrong delivery, non delivery will not affect the validity of contract. फिर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो फिर वो लेटर पोस्ट में गुम गया या डिलीवरी नहीं हुई, ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि अगेन कीप इन योर माइंड the moment letter of acceptance is posted, the moment letter of acceptance is put into the course of a transmission by the acceptor, वो एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, बोलो ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया वहां पे. ठीक है, हाउएवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सेप्टर ही विल बी बाउंड विद एक्सेप्टेंस. हाँ, लेकिन एक्सेप्टर पे वो कॉन्ट्रैक्ट कब बाइंड नहीं होगा, बोलो एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस तब तक पीछे ले सकता है, मेरा लाइन याद रखो, एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस तब तक पीछे ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोजर को नहीं मिलता है. हाँ, धन मेरा एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस तब तक पीछे ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस लेटर किसको पहुंचा नहीं है, प्रपोजर को पहुंचा नहीं है. हाँ, however from the point of view of the acceptor he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. So it is a crucial in this case that the letter reaches the proposer. If there is no delivery of the letter,
the acceptance could be treated as being completed from point of view of proposal, but not from the point of view of acceptor. So keep in your mind, अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांजिट में कहीं पे घूम गया या ट्रांजिट में डिलेड हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर प्रपोजर को मिला ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं होगा? बोलो, एक्सेप्टर के अगेंस्ट वो कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? बोलो, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर को मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स दिस विल गिव राइज टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन of only one party to the contract being treated as a bound by contract, though no one would be sure as to where the letter of acceptance had gone. हाँ, but इसकी वजह से ना थोड़ा awkward situation create होगा कि only proposer पे contract binding है और acceptor पे contract binding नहीं है, ऐसा एक awkward वाला situation वहाँ पे create हो जाएगा। हाँ, तो in all acceptance जो है वो acceptance किसके अगेंस्ट कब complete होता है? जैसे एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, और जैसे एक्सेप्टेंस लेटर प्रपोजर को मिल गया वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हाँ, तो एक्सेप्टेंस लेटर जब तक पोस्ट में डाला नहीं जाता है, कीप इन माइंड योर कीप दिस सेंटेंस व्हाट आई एम सेइंग यू इन योर माइंड, जब तक एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट में डाला नहीं जाता है तब तक ऑफर कभी भी पीछे ली जा सकती है। और जब तक एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोजर को नहीं मिलता है तब तक एक्सेप्टेंस कभी भी पीछे लिया जा सकता है। हाँ, ओके, देखो, एक्सेप्टेंस ओवर द टेलीफोन और टेलेक्स, वन इंटरेस्टिंग सिचुएशन हैज बीन अगेन कमिंग हियर। हाँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पीछे कि टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स वगैरह जो है ना, उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या ऑफर कब होगा? बोलो, इमीडिएटली, क्योंकि वो एक तरह का इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ही है ना। मैंने आपको फोन पे पूछा, वुड यू लाइक टू परचेस माय बाइक फॉर ₹20,000, तो आपने मुझे फोन पे इमीडिएटली बोल दिया यस मैम वी वुड लाइक टू परचेस योर बाइक फॉर ₹20,000, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो इमीडिएटली क्रिएट हो गया ना। तो इन जनरल तो हाँ, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स पे कम्युनिकेशन कब होता है? बोलो, इंस्टेंटेनियस होता है। तो फिर आपको क्वाइट पॉसिबल है कि माइंड में आया होगा कि ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है पता है, यहाँ पे दो इश्यूज है। मैंने आपको फोन पे बोला कि यस, हाँ, वुड यू लाइक टू परचेस माय कार फॉर ₹20 लाख, हाँ, और आपने उधर से मुझे बोला कि यस फोन पे, यस मैम वी वुड लाइक टू परचेस योर कार फॉर ₹20 लाख। हाँ, अब एग्जैक्टली जब आप वो एक्सेप्टेंस दे रहे थे ना, उसी टाइम टेलीफोन लाइन डेड हो गई, टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, और आप क्या एक्सेप्टेंस दे रहे थे मुझे सुना ही नहीं दिया, तो क्या वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? क्या नहीं, मुझे आपको वापस फोन करके वापस एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्टेंस क्या होगा? बोलो, कंप्लीट होगा। टिल दैट वो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो कंप्लीट हुआ है वहां पे। हाँ, एंड अगेन एक और छोटा सा इश्यू इसमें क्या आ जाता है पता है कि प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। समझो मैं आपको इतरकरंजी से ऑफर कर रही हूँ कि वुड यू लाइक टू परचेस माय टेलीविजन सेट फॉर ₹20,000, और आप मुझे टेलीविजन बोल दिया मैंने गलती से, मैं आपको टेलीफोन पे पूछ रही हूँ कि वुड यू लाइक टू परचेस माय टेलीविजन सेट फॉर ₹20,000, और आपने मुझे भी फोन पे रिप्लाई दिया कि यस मैम वी वुड लाइक टू परचेस योर टेलीविजन सेट फॉर ₹20,000, तो एग्जैक्टली वो एक्सेप्टेंस का प्लेस क्या होगा? इचलकरंजी या कोल्हापुर? क्योंकि मैंने ऑफर आपको इचलकरंजी से की है और एक्सेप्टेंस आपने मुझे कोल्हापुर से दिया है, और वो एक्सेप्टेंस मैंने सुना इचलकरंजी में, तो एक्सेप्टेंस का प्लेस कहाँ होगा? एक्सेप्टेंस दिया गया कोल्हापुर से और एक्सेप्टेंस का प्लेस है, मतलब सुना हुआ प्लेस है एक्सेप्टेंस इचलकरंजी. So that issue we are going to discuss in this particular point. Okay, when an offer is made of an instantaneous communication like a telex, telephone, fax, through email, the contract is only complete when the acceptance is remember this rule, received by the offeree. कब complete होगा बोलो acceptance? When the acceptance is received by the offeree. इसलिए मैंने आपको बोला कि exactly आप हाँ बोल रहे थे और उसी टाइम टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ, तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, भले आपने एक्सेप्टेंस दिया बट वो एक्सेप्टेंस मुझे मिला नहीं ना, क्योंकि उसी टाइम टेलीफोन क्या हो गया था? डिस्कनेक्ट हो गया था. तो रूल क्या होगा अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो the contract is only complete when the acceptance is received by the offeree. हाँ, and the contract is made at the place where the acceptance is received. ध्यान में रहा, मतलब एक्सेप्टेंस का प्लेस क्या होगा बोलो? इचलकरंजी. It's not Kolhapur from where you have given an acceptance. हाँ,
प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी इचलकरंजी where I received that acceptance. And ये रूल कौन से केस में बोला गया, बोलो this rule has been put out into the case of Entorse Limited versus Smiles Far East Corporation के केस में बोला गया हाँ कि place of acceptance will be the place where acceptance is received हाँ. And again इसी केस में ये भी रूल बताया गया था कि अगर exactly acceptance देते टाइम ही वो टेलीफोन लाइन ड्रॉप हो गई या डिस्टर्बेंस आ गया लाइन में हाँ तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड और कंप्लीट नहीं होगा हाँ. However, in case of the call drop and disturbances in the line, there may not be a valid contract. हाँ अगर कॉल ड्रॉप उसी टाइम हो गया तो या डिस्टर्बेंस हो गया लाइन में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होगा. मैं वापस वहां पे फोन करके वापस एक्सेप्टेंस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा हाँ. सो ऑफर और एक्सेप्टेंस हाँ ये दोनों पॉइंट्स का कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हमने क्या किया, डिस्कस किया. ओके कैसे होता है ये भी किया और कब होता है ये भी हमने क्या किया, डिस्कस किया. Now we are going to discuss some rule about the communication of special conditions. Now you will have the question in your mind, ये क्या है communication of the special conditions? I'll explain you. We'll take some examples for this and we'll proceed. Okay देखो example number 1, आप सब ने कभी ना कभी अपने कपड़े आयरनिंग के लिए दिए होंगे हाँ. और जब हम वो कपड़े आयरनिंग के लिए लॉन्ड्री में देते हैं ना तो उस लॉन्ड्री वाले से हमें एक रिसिप्ट मिलता है, आप सबको पता होगा. वो रिसिप्ट सबमिट करने पे और उसका पेमेंट करने पे हमारे आयरन किए हुए कपड़े हमें वापस मिलते हैं. उस रिसिप्ट के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, इफ यू रिमेम्बर हाँ. अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ स्पेशल होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल द लॉन्ड्री ओनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ द कलर ऑफ द क्लोथ्स हाँ, और he will not be responsible for any kind of the damage of the cloth हाँ. तो वो जो भी स्पेशल कंडीशंस वहां पे लिखे होते हैं ना उसके कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं. या फिर ना यू कैन टेक आउट एन एग्जांपल, अपने रेलवे टिकट लिया होगा, उस रेलवे टिकट के भी पीछे कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं देखो हाँ. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशल कंडीशंस हाँ. अब यहाँ पे हमें क्या करना है पता है, एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना है हाँ. अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्पेशल कंडीशंस है हाँ, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मल से ज्यादा कोई भी स्पेशल कंडीशंस है तो वो स्पेशल कंडीशंस हाँ, रिमेम्बर व्हाट आई एम सेइंग, या तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले, या तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले या कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कम्युनिकेट करना जरूरी है हाँ. वो स्पेशल कंडीशंस या तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले या कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कम्युनिकेट करना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद स्पेशल कंडीशंस अगर कम्युनिकेट किए तो वो स्पेशल कंडीशंस हाँ पार्टी पे बाइंडिंग नहीं रहेंगे, कस्टमर पे क्लाइंट पे बाइंडिंग नहीं रहेंगे हाँ. This one rule you should remember about this particular special conditions. In all 2 rules we are going to discuss. Okay, ये number 1 rule है जो मैंने आपको अभी बताया कि if there are any special conditions in your contract which you want to communicate with the customer, client, whatever then you must communicate that special conditions with the client or customer either before making of the contract or at the time of making of the contract. Okay, if you are communicating the special conditions after making the contract, they will not be binding on the party. Number 1 rule हाँ. And number 2 rule क्या है देखो, आपने वो रेलवे का टिकट जिसपे बैक साइड को स्पेशल कंडीशंस लिखे होते हैं वो देखा होगा हाँ, या लॉन्ड्री का वो बिल या रिसिप्ट जिसके पीछे स्पेशल कंडीशंस लिखे होते हैं. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ कि वो जब फ्रंट लाइन पे वो बिल है और स्पेशल कंडीशंस पीछे लिखे हुए हैं, फ्रंट लाइन पे रेलवे के टिकट के बारे में लिखा है, उसके स्पेशल कंडीशंस के बारे में बैक साइड को लिखा है, तो फ्रंट साइड को ना ये इंडिकेशन होना बहुत जरूरी है कि सी बैक, और फ्रंट साइड को ये इंडिकेशन होना जरूरी है कि पीटीओ हाँ, तभी वो कंडीशंस पार्टी पे बाइंडिंग होंगे हाँ. क्योंकि स्पेशल कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट में है और उसका कम्युनिकेशन ही आपने नहीं किया है तो वो स्पेशल कंडीशंस पार्टी पे क्या नहीं होंगे, बोलो बाइंडिंग नहीं होंगे हाँ. एक बार वो रेलवे के टिकट पे लिखा है सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द रेलवे स्टेशन, तो फिर आप वो रीड करो स्पेशल कंडीशंस या ना रीड करो बट आप पे वो क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे हाँ. देन डजंट मैटर कि आपने रीड किए नहीं, बट उसका कम्युनिकेशन मतलब उसका इंडिकेशन होना जरूरी है
कि स्पेशल कंडीशंस आर देयर, हाँ ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना जरूरी है। फिर वो स्पेशल कंडीशंस पार्टी ने रीड किए नहीं किए, यू कांट से कि आई डोंट नो, आई हैव नॉट रीड द स्पेशल कंडीशंस, ओके दैट स्पेशल कंडीशंस विल बी बाइंडिंग ऑन यू, हाँ whether you read or not it, but it is again important कि वो स्पेशल कंडीशंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। पीटीओ लिखो, सी बैक लिखो, सब्जेक्ट टू स्पेशल कंडीशंस लिखो, बट फ्रंट पेज पे इसका इंडिकेशन होना जरूरी है कि दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट टू सम स्पेशल conditions. Okay, let's see communication of the special conditions. Sometimes there are situation when there are contract with a special condition. Okay, these special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of the condition are also conveyed by the offeree again tacitly or without even realizing it. आपने बहुत बार ना कंप्यूटर भी अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह आइदर डाउनलोड किए होंगे या परचेस किए होंगे। देखो हम वो आई एग्री बटन दबाते हैं, हाँ I agree with the terms and conditions, हाँ कितनी बार आपने रीड किए I agree with the terms and conditions, हाँ बहुत रेयर। ओके अब भले ही आपने वो रीड किए या नहीं किए, बट आपने वो I agree बटन दबा दिया, मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे क्या हो जाएंगे, बोलो बाइंडिंग हो जाएंगे। हाँ ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, आपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा होगा, फ्रिज या व्हाटएवर वॉशिंग मशीन, एकदम स्मॉल 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 लेटर्स में देखो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस डाले होते हैं। हाँ तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम बहुत बार रियलाइज भी नहीं करते। हाँ हाँ और जाते हैं और लेके आते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अब हम नहीं बोल सकते कि वो बहुत छोटे लेटर्स में था और इसीलिए हमने रीड नहीं किया। नो, आइदर यू हैव रीड और नॉट, इट विल बी बाइंडिंग ऑन यू। भले ही वो टैसिटली डाले हुए थे, बट वो कंडीशंस डाले हुए थे और आपने उसको महसूस भी नहीं किया, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को रियलाइज भी नहीं किया, स्टिल आपने वो रीड करा है और आप पे वो बाइंडिंग ऐसे कंसिडर किया जाएगा। ओके, व्हेन अ पैसेंजर अंडरटेक टू ट्रैवल, the condition of the travel are printed at the back of the ticket. Sometimes the special conditions are brought to the notice of passenger. हाँ ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग के टिकट के बैक साइड में टर्म्स एंड कंडीशंस डाले होते हैं और वहाँ पे नोटिस को ला के दिया होता है, सी बैक, सीपी, हाँ at the back of a receipt or PTO or whatever. Sometimes not. In any event, a passenger is treated as having accepted the special conditions the moment he bought that particular ticket. Okay, when sometimes travel from one place to another by air, it would be seen that the special conditions are printed at the back of air ticket in a small letters in a non-computerized train ticket. Even these are not printed. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airlines office. कभी कभी तो ना टिकट पे नहीं लिखे होते हैं, हाँ वो कंडीशंस कहाँ पे लिखे होते हैं, एयरलाइंस ऑफिस में, या वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर ट्रेन की बात करें तो स्टेशन पे लिखे होते हैं वहां पे। हाँ विच पैसेंजर मे नॉट हैव केयर टू रीड, जो हम शायद कभी कभी रीड भी नहीं करते, राइट। द क्वेश्चन हियर इज वेदर दिस कंडीशंस कैन बी कंसीडर्ड टू हैव बीन communicated to the passenger of the airline and can the passenger be treated as have accepted the condition. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या ये कंडीशंस पैसेंजर पे बाइंडिंग होंगे। तो आंसर हो जाएगा एफर्मेटिव, हाँ ये कंडीशंस क्या हो जाएंगे, पार्टी पे पैसेंजर पे बाइंडिंग होंगे। हाँ द आंसर टू द क्वेश्चन इज इन द एफर्मेटिव and was heard in the case of Mukul Datta versus Indian Airlines, where the plaintiff had traveled from Delhi to Kolkata by air and the ticket bore condition in a fine print. Okay, but such a terms and conditions should be क्या चाहिए, reasonable. हाँ but वो terms and conditions reasonable चाहिए, कुछ unreasonable conditions होंगे तो वो binding वहाँ पे नहीं होंगे। हाँ see for example, when the launderer gives this customer a receipt of the clothes received for washing, the receipt carries a special condition and are to be treated as having been duly communicated to the customer, and therein a tacit acceptance of the condition is implied by the customer's acceptance of the receipt. जब launderer अपने customer को receipt of the clothes देता है, उस receipt पे पीछे back side special conditions लिखे होते हैं, तो वो conditions customer ने read किए ऐसे presume किया जाता है और कस्टमर पे वो बाइंडिंग या कंडीशंस ऐसे कंसीडर किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स टेक आउट द केस लॉ। लिली वाइट वर्सेस मनुस्वामी का केस है। व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, सी पी डिलीवर्ड सम क्लोथ्स टू द ड्राई क्लीनर फॉर व्हिच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसीट। पी ने क्या किया, अपने क्लोथ्स लॉन्ड्रर को दिए वहां पे ड्राई क्लीनर को, एंड उसके लिए उसको एक रिसीट मिली है। हाँ, a laundry receipt containing a condition that
In case of the loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. अगर लॉन्डर से वो कपड़े लॉस्ट हो जाते हैं तो कस्टमर उस कपड़ों के 15% अमाउंट बस क्या कर सकता है, एज ए डैमेजेस रिकवर कर सकता है. हाँ, वी लॉस्ट हर न्यू साड़ी, पी की क्या हो गई, वो वहां पे साड़ी लॉस्ट हो गई. हाँ, देखो क्या गया, हियर द टर्म वेर अनरीजनेबल and he was entitled to recover the full value of the sari from the dry cleaner. देखो मैंने ऊपर क्या बताया था कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस, हाँ, कस्टमर ने पढ़े या नहीं पढ़े डजंट मैटर. वो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की नोटिस हाँ कस्टमर को दी गई है तो फिर वो कस्टमर पे क्या वहां पे बाइंडिंग है. हाँ, बट द पॉइंट वन हियर इज दैट वन की वो टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, बोलो रिजनेबल होने चाहिए, तभी वो पार्टी पे बाइंडिंग होंगे. अब ये कितना अनरिजनेबल है ना यहाँ पे कि अगर आपसे हमारे कपड़े घूम जाते हैं तो आप हमसे बस 15% रिकवर कर सकते हो. अरे कपड़ा खराब होता तो ठीक है, कपड़े का कलर जाता तो उसमें कस्टमर के प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं, बट अगर लॉन्डर से कपड़ा घूम जाता है तो 15% ही पैसे वो रिकवर कर सकता है. ये अनरिजनेबल है. तो ये अनरिजनेबल कंडीशन कस्टमर पे क्या नहीं थी, बाइंडिंग नहीं थी, एंड इट वाज हेल्ड की उस पी की सारी ड्राई क्लीनर से क्या हो गई, मिस हो गई, लॉस्ट हो गई, तो वो पी ड्राई क्लीनर से पूरे पैसे क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. ओके,